हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। परफेक्शन आईएएस के इस टेस्ट के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम परफेक्शन आईएएस के बीपीएससी 67 के प्रीलिम्स टेस्ट की 5वीं सीरीज की चर्चा करेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी की परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली थी, अभी नोटिफिकेशन हाल ही में आया कि वो अब जनवरी में होगी। तो हमारे पास काफ़ी समय है और हम बहुत सारे टेस्ट को कवर करके अपनी परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, यानी सी ऑप्शन सही होगा। डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें प्राकृतिक वरण या योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है। दीप्त तीव्रता का मात्रक ए कैंडेला। बोरेक्स का प्रमुख अवयव है, तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, यानी सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये चारों ही बोरेक्स के प्रमुख अवयव होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर सही होगा ई। अगला प्रश्न है कि तनाव की प्रमुख इकाई क्या है। तो तनाव की मुख्य इकाई है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों ही सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ई। जल की गहराई मापने में कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। जल की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगर और चीज़ों की बात करें तो बाकी ऑप्शंस को हम देखें तो हाइड्रोमीटर उत्प्लावन की अवधारणा के आधार पर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। कौन सा जल चक्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से जल चक्र का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सी, निस्यंदन। निस्यंदन जल चक्र का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि ये विलयन से जुड़ा हुआ है। ये वैसी प्रक्रिया जिसमें एक तरल या गैसीय पदार्थ में ठोस कणों को एक फिल्टर के माध्यम से निकाल दिया जाता है ताकि द्रव उसमें से पास कर पाए, लेकिन वो ठोस कणों को रोके रखता है, उसे हम निस्यंदन कहते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर पानी की निरंतर गति को दर्शाता है। जल चक्र में बाकी के सारे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और वर्षण होते हैं। 8वां प्रश्न है कि कौन प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई है ओम, जिसे हम इस सिंबल द्वारा निरूपित करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो अभी अभी हमने बात की थी कि पायरोमीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है पारसेक क्या है। देखिए, पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी की इकाई है, जिसको पीसी से हम निरूपित करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आघात वर्धनीयता और तन्यता किससे संबंधित है। तो ये दोनों चीज़ें संबंधित हैं धातु से। देखिए, आघात वर्धनीयता क्या होती है और तन्यता क्या होती है। तो आघात वर्धनीयता यानी कि जिस चीज़ को हम लोग काफ़ी खींच सकते हैं, काफ़ी उसका रूप बदल सकते हैं, और साथ ही साथ तन्य यानी कि जो जिसको चादर के रूप में खींचा जा सकता हो। तो ये दोनों ही विशेषताएं हमें धातु में मिलती हैं। 12वां प्रश्न है कि ऐसा एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, वो कौन सा अधातु है। वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल होता है,
साथ ही ये एक घना लाल भूरे रंग का तरल होता है, लिक्विड होता है, जो कमरे के तापमान पर आसानी से वाष्पित होकर एक मजबूत क्लोरीन जैसी गंध के साथ लाल वाष्प में बदल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा 13वां प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए ए सिल्वर आयोडाइड और बी सूखी बर्फ, इन दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। तो इनमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जरा दूर दृष्टि यानी प्रेस्बायोपिया नामक नेत्र रोग का उपचार किस प्रकार के लेंस की सहायता से किया जाता है। सही उत्तर है सी द्विफोकल लेंस। द्विफोकल लेंस के द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है। इस रोग के बारे में आपको बता दूं, प्रेस्बायोपिया का जो लक्षण होता है ये आमतौर पर 40 की उम्र के बीच से आसपास में दिखाई देने लगता है और 65 वर्ष की उम्र तक ये काफ़ी बुरे तरीके से बढ़ता जाता है। और थोड़ा सा आपको द्विफोकल लेंस के बारे में बता दूं, इसका जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। वहीं जो लेंस का जो निचला हिस्सा होता है ये उत्तल लेंस होता है। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित इसमें से आप देखेंगे कि विकल्प ए, बी और सी तीनों ही है। आसमान का नीला रंग, गहरे समुद्र में पानी का रंग, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित हैं। देखिए, इसके अलावा और भी हम बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन वो परिघटना होती है ना जिसमें धूल या गैस के अणु जलवाष्प या किसी भी बाधा से, किसी बैरियर से टकराने पे प्रकाश की किरणें अपनी सीधी रेखा से विचलित हो जाती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिपथ में समान सामग्री और समान लंबाई के मोटे तार का उपयोग करने पर एमीटर की रीडिंग क्यों बढ़ जाती है, उसका क्या कारण है। तो अब देखिए, इसके आधार पे हम देखें तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन सही मिलेंगे, जैसे कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है ये। साथ ही ये प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये लंबाई पर भी निर्भर करता है, इसलिए एक ऑप्शन ई यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। 18वां प्रश्न है कि परिपथ में वोल्टता की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो परिपथ में वोल्टता की माप के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर बात करें गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर से हम किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अगर हम बात करें एमीटर की, तो एमीटर के द्वारा दिष्ट या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और वहीं अगर रियोस्टेट की बात करें तो ये विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिरोध को बदलकर करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा कैसी हो जाती है। तो ये परिपथ में धारा काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये एक विद्युत परिपथ होता है जो धारा को अनपेक्षित रास्ते पर गुजरने की अनुमति देता है, जहाँ एक देखेंगे हम कि काफ़ी कम इलेक्ट्रिक जो प्रतिबाधा होती है उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न कि कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर है ए। क्षेत्र में तार के लंबवत सीधी रेखाएं होती हैं। क्षेत्र में तार के लंबवत सीधी रेखाएं होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव क्या है। बायोगैस का जो सबसे प्रमुख अवयव है वो है मीथेन। देखिए, बायोगैस पर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से मीथेन की मात्रा 50 से 70% होती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है 25 से 45%। हाइड्रोसल्फाइड, इसके अलावा जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, ये सब भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। मेनली ये
सारे अवयव होते हैं, जिसमें मीथेन प्रमुख है। अगर हम बायोगैस के उपयोग की बात करें तो आप देखेंगे कि ग्रामीण घरों में रसोई गैस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, बिजली के उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, कई जगह इसका उपयोग जल तापन के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। आजकल तो व्हीकल्स में भी इसको यूज़ किया जाना शुरू किया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे यूजेस हैं बायोगैस के। 23वें प्रश्न पे चलते हैं। लेंस की क्षमता को मापा जाता है किसमें? लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ बंधन के आधार पर कई यौगिक बना सकता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है 4। तो ये चूँकि ऐसा होता है ना कि कार्बन का एक परमाणु 4 संयोजी बंध बना सकता है, ठीक है। इसी कारण से कार्बन कई तरह के यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन स्टील और लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है। इसमें किसका आवरण चढ़ाया जाता है? सही उत्तर है बी, जस्ता। गैल्वेनीकरण क्या होता है ना कि लोहे में जंग न लगे, इसके लिए एक जस्ता की कोटिंग चढ़ा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है कि किसका मान पीएच मान 7 से कम है? तो हम देखेंगे कि इसमें नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है तो गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विकृत गंधिता, यानी बासी होना। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो जो खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, थोड़ा सा तो चेंज हो ही जाता है, और उसकी जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वो भी चेंज हो जाती है। इसको हम विकृत गंधिता या बासी होना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दांतों की सड़न कब शुरू होने लगती है? जब पीएच मान कितने से कम हो जाता है? सही उत्तर है 5.5। देखिए, मुंह में जो मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, वो खाने के बाद जो मुंह में खाने के कण बचे रहते हैं, उनके क्षरण से अम्ल पैदा करते हैं। इससे क्या होता है कि जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तब दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच के इलाज के लिए प्रत्याम्ल दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर बाकी की हम बात करें तो बाकी ऑप्शन से हम देखेंगे प्रतिजैविक, यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम जानते हैं कि वो दवा जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती है, वो एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब एंटीबायोटिक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि ये मेनली मान लीजिए कट फट जहाँ होता है, जहाँ भी कोई कट आ गया तो उस पर लगाया जाता है ताकि संक्रमण की संभावना कम हो सके। वहीं अगर हम बात करें दर्दनाशक की, जिसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं, तो पीड़ाहारक दर्दनाशक जिसे पेन किलर भी कहते हैं, ये पेन किलर का यूज़ दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम 30वें प्रश्न पर। एक विलयन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है BHCl। BHCl, क्योंकि अंडे के छिलकों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl के साथ अभिक्रिया करता है और CO2 गैस रिलीज करता है। यही CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देता है। 31वां प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन धनावेशित कण है। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन ऋणावेशित कण है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन धनावेशित नहीं होता। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन ऋणावेशित नहीं होता, ये धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता और यह तटस्थ होता है। ये भी बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और ई ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 कथन सही हैं, इसलिए हमारा ई ऑप्शन सही होगा। CH4 में किस प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन आबंध होता है? देखिए, CH4 में यानी मीथेन में, इसमें अनुसंगठन जो होता है ना, वो एकल सहसंयोजी आबंध को दिखाता है। कहने का मतलब कि 4 हाइड्रोजन के परमाणु मीथेन अणु के में कार्बन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो गया? बी, एकल आबंध।
33वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी सदिश राशि है। देखिए सदिश राशियां कौन होती हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। लेकिन जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें से सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन, वेग और ये दोनों ही सदिश राशि हैं। जबकि अगर अदिश राशि की बात करें तो गति, दूरी, ये सब अदिश राशि है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ई। 34वां प्रश्न है, वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो इसमें सही है ऑप्शन बी, क्योंकि परिमाण की दृष्टि से गति और वेग दोनों समान होते हैं। देखिए वेग एक सदिश राशि है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि सदिश और अदिश कौन सा है, हालांकि वेग सदिश राशि है। वहीं आप बात करेंगे गति की तो गति एक अदिश राशि है। अभी मैंने आपको बताया कि वेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है, जबकि गति में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, लेकिन इन ऑप्शंस को हम देखेंगे तो इसमें हमें सही मिलेगा बी, कि परिमाण की दृष्टि से वेग और गति समान होते हैं। 35वां प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही रीडिंग दिखाते हैं वो कौन सा तापमान होता है। वो तापमान होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री, देखिए होता क्या है कि तापमान को डिग्री से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जब हम बदलते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 1.8 से या 9/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आता है आंसर उसमें हम लोग 32 ऐड कर देते हैं। तो जब इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि -40 डिग्री पे हमेशा दोनों ही पैमाने सेम हो जाते हैं। 36 क्वेश्चन है कि C6H12O6 किस यौगिक को दर्शाता है। तो यहाँ अगर हम इसकी बात सामान्य भाषा में करें तो ये जो सूत्र है ये शक्कर यानी चीनी का सूत्र है, और यहाँ हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी शक्कर के ही अलग अलग तरह के नाम कहे जा सकते हैं, सभी शक्कर के रूप में ही हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ई। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। सौर स्थिरांक का मान होता है ए 1.366 किलोवाट मीटर पर स्क्वायर। अब देखिए सौर स्थिरांक होता क्या है, तो प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त कुल विकिरण ऊर्जा को हम सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान होता है 1.366 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। आपको बता दूं कि सूर्य के विकिरण का 2 अरब पार्ट का केवल एक ही, अगर सूर्य के विकिरण को हम 2 अरब पार्ट में बांट दें 2 अरब में, तो इसका केवल 1 भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। OH समूह का आबंध क्रम क्या है। देखिए OH समूह का आबंध क्रम है A2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन क्या है, एथिलीन पकने के लिए एक प्राकृतिक, सुरक्षित और आवश्यक फाइटो हार्मोन है। जब फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो उसे एथिलीन गैस के उपयोग से सहायता मिलती है। तरल तेल को ठोस वसा में बदलने के लिए क्या उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या होती है। देखिए तरल तेल को ठोस वसा में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। कौन सा प्रकार एक तत्व नहीं है। तो देखिए इसमें से हम जब देखेंगे तो इसमें कोई भी सही नहीं है, सबके सब गलत हैं, सारे के सारे तत्वों में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा ई। 42वां प्रश्न है कि किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है ए CaSO4 1/2 H2O। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये एक सफ़ेद पाउडर होता है जो कि क्लोरीन की तेज गंध देता है, ठंडे पानी में ये काफ़ी घुलनशील होता है। ठीक है, इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है CaClO2।
आगे बढ़ते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन क्रमशः 7 और 4 है, वो तत्व कौन सा है? तो देखिए, जब आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चूंकि द्रव्यमान संख्या हमें बताया गया और न्यूट्रॉन बताया गया। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है 7 = P+N, ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या हमें कितनी मिल रही है? 3। और आप जानते हैं किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ हमें मिला है 3। इसलिए जब हमें परमाणु संख्या 3 मिली तो 3 नंबर पे कौन सा होता है? बी, लिथियम। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन क्रमशः 12 तथा 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? अभी मैंने आपको जो बताया उदाहरण, इसके हिसाब से हम देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 6 होगी। 46वां प्रश्न है कि बेकरेल में क्या मापा जाता है? बेकरेल में मापा जाता है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की इकाई है बेकरेल। वहीं अगर तीव्रता की बात करें तो ये कैंडेला में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मात्रा का इकाई नहीं है? इसमें से कौन सी मात्रा की इकाई नहीं है? उत्तर है ए, अपवर्त सूचकांक। अपवर्तांक क्या होता है? ये एक आयाम रहित राशि होती है जो निर्वात की तुलना में किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति को मापती है। वहीं और चीज़ों की बात करें तो तनाव की इकाई तो बहुत सारी हमने इस सेट में डिस्कस भी किया है, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से जो यंग मापांक है, यंग मापांक की इकाई भी होती है पाउंड प्रति वर्ग इंच, या फिर मीट्रिक प्रणाली में देखें तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठोस कण की इकाई होती है स्टेरेडियन। आगे बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस का माप कितना होता है? केल्विन पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस का माप होता है बी, 310.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से किस में चलती है? ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से चलती है ठोस में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, वो अदिश राशि होती है। और यहाँ पे अदिश राशि है डी, चाल। देखिए, डी चाल भी है और सी गति भी है, इसलिए यहाँ आंसर जो होगा वो होगा ई। आगे बढ़ते हैं। द्रव माध्यम में ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, कैसी होती हैं? द्रव माध्यम में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोजन नहीं होता है किसमें? इनमें से किसमें हाइड्रोजन नहीं होता है? तो सही उत्तर है साधारण नमक में हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि साधारण नमक आप जानते हैं ये NaCl होता है। बाकी केरोसिन, पेट्रोल और ठोस वसा, ये सभी हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन होता है। रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? रसोई गैस का मुख्य घटक प्रोपेन, ब्यूटेन और LPG ये सभी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ई। चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे की डैश की ऊपरी सीमा हो सकती है। क्या उत्तर होगा हमारा? होगा द्रव्यमान। ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है किसका? ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक त्रिआबंध से जुड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक हाइड्रोकार्बन परमाणु जिसमें 2 कार्बन परमाणु जो एक त्रिबंध से जुड़ते हैं, उसको कहा जाता है एल्काइन। 57वां प्रश्न है, निम्न में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आप देखेंगे तो ये इसमें से कोई भी धातु नहीं है, है ना। हमसे धातुएं पूछा जा रहा है, इसमें कोई भी धातु नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ई। अगर हम बात करें हल्की धातुओं का, तो ये 7 धातुएं होती हैं जो कि हल्की होती हैं। आप बेटर होगा कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप नोट कर लें। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम जिसको के कहते हैं, और कैल्शियम, ये 7 ऐसी धातुएं हैं जो सामूहिक रूप से सबसे हल्की धातु के रूप में मानी जाती हैं। इनमें से भी बात कर रहे हैं तो लिथियम सबसे हल्की होती है। अगला प्रश्न है कि गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जब गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है तो इसको हम कहते हैं निक्षेपण, बी।
अब यहाँ 2-3 चीज़ें बता दूँ। निक्षेपण क्या है? गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वहीं द्रव के गैस में परिवर्तन को हम वाष्पीकरण कहते हैं, और जब गैस द्रव में बदलती है तो उसे हम संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु के ऋणावेशित भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के ऋणावेशित भाग को कहते हैं डी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है हमारा कि पीतल मिश्र धातु है किसकी? पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। पीतल एक तरह से कांसे के समान होती है, ये तांबे और जस्ते का मिश्र धातु है। इसकी कठोरता और व्यवहारिकता के कारण काफ़ी ये ऐतिहासिक और स्थायी महत्व की धातु है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको बताया था। वहीं अगर हम और लोगों की बात करें, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। जंग रोकने के लिए एल्यूमिनियम का गाढ़ा ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है एनोडीकरण। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि गैल्वनीकरण भी जंग रोकने का काम होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एनोडीकरण जो है, इसमें क्या करते हैं ना कि एल्यूमिनियम का गाढ़ा ऑक्साइड बनाते हैं। इसका उपयोग जंग को रोकने के लिए किया जाता है। आपको मैंने बताया है कि यही काम अगर जस्ते के प्रयोग से किया जाए एल्यूमिनियम की जगह, तो उसको गैल्वनीकरण कहेंगे। वहीं अगर बाकी की बात करें तो जैसे कि मिश्र धातु को, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को मिला करके एक यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम धातु मिश्रण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कूबा ड्राइवर्स में स्वापकता को रोकने के लिए, यानी नार्कोसिस को रोकने के लिए ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? यहाँ मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। अगर हम इनमें मिलाएं तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम एंड देन आफ्टर एल्यूमिनियम। पोटेशियम एक बहुत शक्तिशाली अपचायक भी है, आसानी से ऑक्सीकृत भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये खराब भी हो जाता है। 65वां प्रश्न है कि शुद्ध सोना, जिसे 24 कैरेट सोना कहा जाता है, बहुत नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के उद्देश्य से इसे किसके साथ मिश्रित किया जाता है? इसे मिश्रित किया जाता है ए, बी और सी, यानी चांदी, तांबा और जस्ता सबके साथ, इसीलिए ई इसका सही उत्तर है। जब किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है तो परिणामी मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है अमेलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने के डिब्बे पर जस्ते की नहीं बल्कि टीन की परत चढ़ाई जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगर जिंक की परत हम चला देंगे, वहाँ पे जस्ते की परत चढ़ा देंगे, तो वो प्रतिक्रिया करने लगेगा, और टीन प्रतिक्रिया नहीं करता है उतनी तेजी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग करते हैं? देखिए, दंत चिकित्सक प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। निम्न में से किसका अपवर्तनांक हीरे से अधिक है? थोड़ा यहाँ बता दूं आपको कि अवतल दर्पण के प्रयोग और भी चीज़ों में किए जाते हैं, जैसे कि सर्च लाइट में, शेविंग मिरर में, सैटेलाइट डिशों में, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। टॉर्च और हेडलाइट में इसका प्रयोग परावर्तक के रूप में होता है। वहीं अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के 2 मुख्य उपयोग होते हैं। एक तो जो वाहनों में पश्चदर्शी यानी रियर व्यू मिरर होता है, पीछे का देखने का जो मिरर लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण उपयोग होता है। दूसरी बात की जो सतर्कता दर्पण होती है, विजिलेंस मिरर में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में इसका उपयोग परावर्तक के तौर पे किया जाता है, किसका? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक हीरे से अधिक है? सही उत्तर यहाँ पे होगा ई। कारण क्या है कि हीरे का अपवर्तनांक उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, 2.42 होता है। ठीक है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ई, सही आंसर। 70वां प्रश्न है कि आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो ये दर्पण कौन सा हो सकता है? इसके क्या होने की संभावना है? सही आंसर है ये या तो समतल है या उत्तल है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी यही होता है। इसीलिए हम चाहे कितने भी दूर खड़े हो, हमारा प्रतिबिंब जो होगा, जो इमेज होगा, वो हमेशा सीधा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं 71वें प्रश्न पर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री पर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्तियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी सबसे कम से शुरू करके सबसे ज़्यादा तक ले जाना है। तो इसका सही आंसर है ये ए, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरणें। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है? भूकंप के दौरान निकलती है बी, रेडॉन गैस। रेडॉन वो गैस है जो भूकंप के दौरान देखी जाती है। भूकंप की तीव्रता आप जानते हैं कि रिक्टर स्केल से मापी जाती है। 74वां प्रश्न है कि फैराड में क्या मापा जाता है? देखिए, फैराड में मापा जाता है विद्युत धारिता। फैराड विद्युत धारिता की इकाई है। वहीं अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो इसका मात्रक है ओम। विद्युत धारा की बात करें तो इसका मात्रक है कूलम्ब, और विद्युत विभव की बात करें इसका मात्रक है वोल्ट। 75वां प्रश्न है कि वुड ग्रेन अल्कोहल और कुछ नहीं क्या है? वुड ग्रेन अल्कोहल आखिर है क्या? तो ये है मेथेनॉल। ये मेथेनॉल है। मेथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक के संबंध में, यानी डिटर्जेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये जितने भी कथन दिए गए A, B, C, D ये चारों सही है, इसलिए ई ऑप्शन हमारा सही है। 77वां प्रश्न है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का संकेत है। ये इस कैसे आ सकता है ये संकेत गिरावट का? सही आंसर है आंधी तूफान अगर आता है तो बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर जाती है, यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर गई तो ये तूफान का संकेत होता है। 78वां प्रश्न है कि हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, इसका उपयोग करते हैं आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। 79वां क्वेश्चन है कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। देखिए, आदर्श तरल या आदर्श द्रव क्या होता है? जिस द्रव की परतों के बीच में अपरूपण तनाव का कोई प्रतिरोध नहीं होता उसका आदर्श द्रव कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि इसकी चिपचिपाहट कितनी होती है, कैसी होती है। तो श्यानता असल में होता क्या है ना, तो प्रवाह के प्रतिरोध के रूप में इसको देखा जाता है। जैसे कि शहद है, तो शहद का प्रवाह उतना फ्लुएंट नहीं होता जितना पानी का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है बैंगनी रंग का ठोस। बैंगनी रंग का ठोस जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में माध्यम के कणों की वास्तविक गति के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? सही उत्तर है ए, चालन। अगला प्रश्न है आपेक्षिक आर्द्रता निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? अभी हमने जस्ट चर्चा की कि आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य से ऊष्मा पहुंचती है पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें अनावेशित होती हैं। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोतियाबिंद का इलाज किसके द्वारा किया जा सकता है? मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है शल्य चिकित्सा द्वारा, ऑपरेशन द्वारा, सर्जरी के द्वारा। 87वां क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में छोटी मात्रा में धारा का पता लगा सकता है, उसको माप सकता है। वहीं अगर बाकी की बात करें तो वोल्ट मीटर जो कि विद्युत धारा के वोल्टता को मापता है। एमीटर के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि एम्पियर में दिष्ट और या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने का उपकरण है। और संधारित्र की अगर हम बात करें तो संधारित्र जो होता है ये परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? सी, गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित कैसे किया जा सकता है? तो सही उत्तर है इसकी श्रेणी क्रम से में एक बहुत ही उच्च प्रतिरोध को जोड़कर इसे वोल्टमीटर में प्रयोग किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है
एसी डायनामो या जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग कर परिवर्तित करने के लिए किया जाता है किसको किसमें? तो एसी डायनामो जो होता है ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप जानते हैं कि डायनामो असल में होता क्या है कि एक ऐसा विद्युत जनरेटर होता है जो कि कंप्यूटर का प्रयोग करके दिष्ट धारा बनाता है और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के दो समान ध्रुव क्या करते हैं? चुंबक के जो दो समान ध्रुव होते हैं ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे से अलग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में हम देखेंगे कि होता है ये सभी के सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा आयरन भी होता है। तो इसका आंसर होगा ई। एक रेक्टिफायर परिवर्तित करता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, बी आंसर सही है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के नियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है बी एम फैराडे को। पहिएदार वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहिएदार वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें एल्टीमीटर की तो इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। डायनेमोमीटर एक घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने का यंत्र होता है। वहीं इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए एक विद्युत उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोसोल एक संयोजन है किसका? ये एरोसोल जो है ये हम देखें, ये मूल रूप से हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म ठोस कणों और तरल बूंदों का निलंबन होता है और ये प्राकृतिक या मानव जनित भी हो सकता है, जैसे कि कोहरा, धुंध, कुहासा, धूल, ये सभी एरोसोल के उदाहरण हैं। तो यहाँ आंसर होगा ई। समुद्र के पानी के विलवणीकरण में निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? समुद्र के पानी के विलवणीकरण में जिस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं वो प्रक्रिया होती है उत्क्रम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोड किरणों अथवा धनात्मक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? एनोड किरणों या धनात्मक किरणों की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। अगला प्रश्न है परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान किस पर केंद्रित होता है? परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित होता है। आप जानते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, तो मैक्सिमम जो इसका द्रव्यमान होता है वो नाभिक पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टरों में निम्न में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो इसमें इसका सही उत्तर है कि इसमें ग्रेफाइट, कैडमियम, बेरिलियम, ये सारी तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ई। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम जिस धातु का घनत्व होता है वो धातु होती है लिथियम। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि सबसे हल्की धातु भी लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला हमारा प्रश्न है मोतियों का मुख्य अवयव क्या है? मोतियों का मुख्य अवयव होता है बी कैल्शियम कार्बोनेट। मोती कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मोती का निर्माण करने वाले सीप का प्रमुख घटक होता है अर्गोनाइट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। देखिए पीएच मान जो होता है ना किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारकता को निर्धारित करता है। अगर पीएच मान जो होता है वो 7 से कम है तो वो पदार्थ नींबू के रस की तरह अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी एसिडिक होता है। और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो पदार्थ साबुन और डिटर्जेंट की तरह होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। और अगर पीएच 7 के बराबर है तो वो पदार्थ पानी की तरह होता है और तटस्थ होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? 10.5। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है? क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इसको बर्न्ट लाइम भी कहते हैं। ये कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद कॉस्टिक एल्काइन, इसके अलावा क्रिस्टली ठोस होता है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्पादक गैस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो उत्पादक गैस जो है ये ए और बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी का मिश्रण है, इसलिए सही उत्तर है ई। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर है बी, प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। ऑप्टिकल उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं सोडा कांच, पोटाश कांच, फ्लिप कांच और बोरोसिलिकेट कांच। इसका सही उत्तर है सी, फ्लिंट कांच। ये ऑप्टिकल कांच बनाने के में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन दर्दनाशक नहीं है, यानी कौन इनमें से पेन किलर नहीं है? सही उत्तर है बी, वैलियम। वैलियम पेन किलर नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? सही उत्तर है बी, लाख या लाह, जो कि एक प्राकृतिक बहुलक है। बाकी सभी कृत्रिम है। देखिए यहाँ बता दूं कि बैकेलाइट जो है ना, ये एक पहला ऐसा प्लास्टिक है जिसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। RDX किस नाम से जाना जाता है? RDX को जाना जाता है साइक्लोनाइट के रूप में भी, साइक्लोनाइट के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सूत्र है वो है O2N2CH2। ये इसमें गंध या स्वाद नहीं होता और ये एक सफ़ेद रंग का सॉलिड होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 111वां प्रश्न है कि सामान्य वर्षा जल का pH मान कितना होता है? सामान्य वर्षा जल का pH मान होता है 5.6। ये पदार्थ अम्लीय सामान्य वर्षा का जो होता है pH मान वो 5.6 से 6 के बीच में होता है, जबकि अगर अम्लीय वर्षा होती तो उसका pH मान 4.0 होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा यौगिक चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग इनमें से ABCD यानी बारूद या गन पाउडर, उर्वरक में, माचिस की तीलियों में, विस्फोटकों में, सभी में किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर सही होगा ई। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या होते हैं? तो उदासीनीकरण की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें अम्ल और क्षार जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और बनाते क्या है? लवण और जल, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। जैसे कि HCl और NaOH ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है क्या? NaCl + H2O। आगे बढ़ते हैं। सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या सीमित आपूर्ति में इसके गलनांक से निम्न स्तर पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है निस्तापन। जर्मन सिल्वर किस धातु की मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में अधातु घटक क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में अधातु घटक होता है ए, कार्बन। नैनो प्रौद्योगिकी किसके बीच आकार की संरचनाओं से संबंधित है? सही उत्तर है 1 से 100 नैनोमीटर। नैनो प्रौद्योगिकी 1 से 100 नैनोमीटर की सीमा में आकार की संरचनाओं से संबंधित है। इसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी वजह से सुधार आ रहा है, रिवॉल्यूशन भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 119वां प्रश्न है कि कौन सा अर्धचालक या उपधातु है? सही उत्तर है यहाँ पे कि ए और बी यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसलिए आंसर होगा ई। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बी, इंफ्रासोनिक। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो प्रवाह को क्या कहा जाता है? अगर मैक संख्या 5 से अधिक होती है तो प्रवाह को कहते हैं हाइपरसोनिक।
जब तरल आवर्त गति करने वाला एक कण अंतिम छोर पर होता है तो कण का वेग क्या होता है? कण का वेग यहाँ पे 0 होता है। यदि कोई इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो जब सारे कथनों को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो डी कथन है कि यदि लिफ्ट एक समान गति से नीचे की ओर आ रही हो तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। न्यूटन का पहला नियम को किस रूप में जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। अधिकतम क्षैतिज परास को कवर करने के लिए प्रक्षेप्य गति के लिए कितना कोण होना चाहिए? ये होना चाहिए 45 डिग्री का कोण। देखिए, प्रक्षेप क्या होता है कि बल के प्रयोग से कोई भी वस्तु जो फेंकी जाती है उसको हम प्रक्षेप्य कहते हैं। आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं? सही उत्तर है यहाँ पे कि विलयन और पिघली, यानी विलयन की अवस्था में भी कर सकता है और पिघली हुई अवस्था में भी कर सकता है। 127वां प्रश्न है कि किसका प्रयोग फलों और रसों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सही उत्तर है बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का प्रयोग फलों या रसों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गॉस निम्न में से किस मात्रा की इकाई है? गॉस इकाई है चुंबकीय प्रेरण की। 129वां प्रश्न है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका प्रतिरोध 0 होता है। 130वां प्रश्न है कि एक सर्किट के समानांतर में कौन सा उपकरण जुड़ा हुआ रहता है जो इसके माध्यम से प्रवाह वाले विद्युत धारा की मात्रा को कम करता है? सही आंसर है शंट। शंट क्या है? देखिए, शंट एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो एक सर्किट के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है ताकि उसमें बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा को कम किया जा सके। शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर में बड़े बड़े करंट को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शंट को एमीटर से जोड़कर रीडिंग की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। 131वां प्रश्न है कि कौन से विद्युत रोधी या इंसुलेटर हैं? सही आंसर हमारा है बी, रबड़। विद्युत रोधी या इंसुलेटर क्या होते हैं? जो चल इलेक्ट्रॉन की अनुपलब्धता के कारण बिजली का संचालन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिन की अवधि में लगभग 4 मिनट की वृद्धि किसके कारण प्रतीत होती है? सही उत्तर है वायुमंडलीय परावर्तन के कारण। देखिए, होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण अलग अलग घनत्व और अपवर्तनांक वाली वायुमंडल की परतों से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण 4 मिनट की वृद्धि प्रतीत होती है। 133वां प्रश्न है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की जो होता है वो पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? सूर्य से तो हम जानते हैं कि 8 मिनट में पहुंचता है, लेकिन चंद्रमा से आने वाला प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर है 1.28 सेकेंड में। 134वां प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? ये अधिकतम होता है ध्रुव पर। ध्रुवों पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है। और अगर सबसे कम कहाँ होता है तो ये 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट चलते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड का 5 मीटर प्रति पाँच मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो बल की मात्रा कितनी होगी? बल की मात्रा यहाँ पे हो जाएगी 5 न्यूटन, क्योंकि हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 1 kg मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 न्यूटन हमें यहाँ पे मिलता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि पिंड का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और ज्ञात बल 50 न्यूटन है तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सेम वही बात यहाँ भी आएगी। F इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी मास इनटू त्वरण। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 50N इज इक्वल टू M इंटू M 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मास इज इक्वल टू 50/10। तो हमें कितना मिलेगा? 5 kg। या आप अपने हिसाब से कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, आप खुद से कैलकुलेट करना ज़्यादा बेटर होता है। A 5 किलोग्राम।
200 न्यूटन का एक सामान्य बल 0.02 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कार्य करता है, तो पास्कल में इसका दबाव क्या होगा। देखिए पास्कल में इसका दबाव जो होता है वो मापने का फॉर्मूला क्या होता है कि दाब इज इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल। यहाँ क्या होगा 200 न्यूटन बाई 0.02 मीटर स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी 10,000 पास्कल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया सी। एक पिंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 100 न्यूटन के जोर से 50,000 पास्कल के दबाव का अनुभव करता है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी हम इसको निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में अधिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा में ज़्यादा परिवर्तन का कारण होता है इसके वेग में बदलाव। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब इन कथनों को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये दो कथन सही हैं कि बोरॉन आमतौर पर आयनिक बंधन नहीं बनाता, यह स्थिर सहसंयोजक बंधन बनाता है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए हमारे आंसर जो होगा वो होगा ई। यदि बल 10 न्यूटन और द्रव्यमान 100 ग्राम है तो फिर पिंड का त्वरण क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जब इन कथनों को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा ई। टॉर मापने की इकाई क्या है। टॉर मापने की इकाई होती है, टॉर किसको मापने की इकाई है। टॉर जो है ये दाब को मापने की इकाई है, दबाव को मापने की इकाई है। 1971 में ऐसा इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर NM-2 इसको प्रतिस्थापित किया गया था टॉर के द्वारा। 1 हॉर्स पावर के बराबर क्या होता है। 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 0.746 किलोवाट। किए गए कार्य का एसआई मात्रक क्या है। किए गए कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। अगर हम और बाकी की बात करें तो वाट जो है वो शक्ति की इकाई है, टॉर मैंने आपको बताया ही दबाव की इकाई है, टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। 146वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नोबल गैस है। तो नोबल गैस को अगर हम देखें तो यहाँ पर दिए हुए जितने भी गैस हैं इनमें से कोई भी नोबल गैस नहीं है, क्योंकि नोबल गैस 7 होते हैं जैसे कि हीलियम, रियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ऑग्नेसन, ये सभी नोबल गैस होते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक अवयव है। सही उत्तर है बी हाइड्रोजन। 148वां प्रश्न है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ हम देखेंगे कि रासायनिक लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। 149वां प्रश्न है कि जब एक ट्यूबलाइट टूटती है तो एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, क्यों। तो इसका कारण ये होता है कि लैंप के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। 150वां प्रश्न है कि कौन सा अम्ल इमली में प्रचुर मात्रा में होता है। इमली में जो अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है वो है टॉर्टरिक अम्ल। टॉर्टरिक अम्ल जो है ये इमली में बहुत ज़्यादा होते हैं। इमली के अलावा अंगूर में, सेब में, इन सभी में ये पाया जाता है। इसी के साथ हमारे 150 प्रश्नों का ये सेट खत्म होता है। फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट के द्वारा बताएं कि आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए। देखिए आप में से बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि इंग्लिश वाले को भी क्लियर कीजिए, तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैंने ये इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ लेके चला तो बहुत लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग स्क्रीन पे देख नहीं पाते हैं, क्वेश्चंस उनको सही तरीके से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। बाकी का आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, उसमें आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।